गुड आफ्टरनून ईच एंड एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं जीएसटी में चैप्टर चल रहा था हमारा टीडीएस एंड टीसीएस। टीडीएस हमने पढ़ लिया। गवर्नमेंट विभाग किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को 2.5 लाख से ऊपर का कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करती है तो जब जब पेमेंट करेगी उसका 1% टीडीएस डिडक्ट करेगी सीजीएसटी और 1% करेगी एसजीएसटी। आईजीएसटी होगा तो टोटल 2% होगा। ठीक है, ऐसा कोई सा भी विभाग, कोई सी भी ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जिसमें गवर्नमेंट का 51% का होल्डिंग होगा वो लोग टीडीएस डिडक्ट करेंगे। क्लियर। टीसीएस पे आते हैं। टीसीएस हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जो सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटर है, प्लेटफॉर्म ऑपरेट करते हैं, वहां पे सेलर रजिस्टर्ड होता है और सेलर अपने गुड्स बायर को डायरेक्टली बिलिंग करके सेल करते हैं इको के थ्रू। उस इको के ऊपर लायबिलिटी है कि जब वो सेलर से कितने बजे 5 to 6 मुझे कहीं जाना है आज। तो जब भी ये इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर होंगे बायर्स से पैसा कलेक्ट करेंगे और सेलर को पे करने वाले होंगे तो उनके बिहाफ पे बोला जाता है टीसीएस, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, लेकिन डिडक्ट ही करेंगे, उनके पेमेंट में डिडक्ट करके सरकार को जमा करा देंगे। ठीक है, ये फॉर्मल रूल्स कल हमने पढ़ लिए थे और रिटर्न्स वाला चैप्टर भी अपन पढ़ के आए हैं। 10 तारीख तक इनको जमा कराना होता है, इनको जीएसटीआर 8 फाइल करना होता है और छोटे मोटे रूल्स। और फिर याद हो आपको तो एनुअल रिटर्न में भी जीएसटीआर 9B इनको फाइल करना होता है ना। तो वही सारी बातें अब सेक्शन में, सब सेक्शंस में जो लिखी हुई है वो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला सबसेक्शन नंबर 1, ये हमारा चार्जिंग सेक्शन है। चार्जिंग सेक्शन ये कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर क्या करेगा भाई, टीसीएस कलेक्ट करेगा नेट सप्लाईज पे। नेट सप्लाईज कल समझा था अपन ने कि जो भी सप्लायर ने माल सेल किया है उसमें से जो रिटर्न आया है वो माइनस करने के बाद जो बचता है वो जी। Notwithstanding anything to the contrary contained in this act, every electronic commerce operator hereinafter in this section referred to as operator not being an agent, agent नहीं है वो, shall collect an amount collected at such rate not exceeding 1% as may be notified by the government on the recommendation of the council of the net value of taxable supplies made through it by other suppliers where the consideration in respect to such suppliers to be collected by the operator means supplier, operator, buyer। बायर से पेमेंट लेगा और इनको देगा, जब इनको देगा तो माइनस करेगा टीसीएस कितने परसेंट से, @1% से। ठीक है, लिख दो चार्जिंग सेक्शन टीसीएस @1% बाय इको। 1 के नीचे लिख दो चार्जिंग सेक्शन टीसीएस बाय इको @1%। चले, ठीक है। एक्सप्लेनेशन फॉर दिस पर्पस जो 9(5) वाली सर्विसेज है उसके ऊपर टीसीएस कलेक्ट नहीं होगा क्योंकि उसके लिए तो इको ही क्या है, टैक्सेबल पर्सन है। फॉर दिस पर्पस ऑफ this section, for the purpose of this section, the expression net value of taxable supplies shall mean aggregate value of taxable supplies of goods or services or both other than services notified under subsection 5 of section 9 made during any month of all registered person through the reduced by the aggregate value of the taxable supply returned to the supplier during the said month। means दो बातें कह रहा है ये, या लिखो TCS on net supplies, फिर लिखो नो टीसीएस ऑन सर्विसेज अंडर सेक्शन 9(5)। अंग्रेजी समझ में आती है कि मार्क करूं? कह रहा है कि नेट वैल्यू किसको बोलेंगे सर, कि एग्रीगेट वैल्यू जिसमें क्या इंक्लूड नहीं करेंगे, अदर देन 9(5)। ठीक है, फिर उसमें से हम रिड्यूस कर देंगे, सॉरी इन अ मंथ, और उसमें से हम रिड्यूस कर देंगे एग्रीगेट वैल्यू ऑफ सप्लाई रिटर्न टू द सप्लायर। ठीक है, देन सेकंड, द पावर टू कलेक्ट द अमाउंट स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 1 शैल बी विदाउट प्रेजुडिस टू एनी अदर मोड ऑफ रिकवरी फ्रॉम द ऑपरेटर।
ये तो अलग से जमा कराना पड़ेगा, कहीं पे भी आप एडजस्टमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ लिख दो नो एडजस्टमेंट टू बी डिपॉजिटेड फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, नो एडजस्टमेंट टू बी डिपॉजिटेड फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। फिर ये लिखो पेमेंट अप टू, यहाँ थर्ड में लिखो पेमेंट अप टू 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ, पूरे महीने में जो भी कलेक्ट किया विद इन 10 डेज आपको क्या करना है, जमा कराना है, ठीक है। तो पहला वाला कौन सा था सर, चार्जिंग सेक्शन था। सेकंड वाला क्या था, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, जैसे याद रखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। थर्ड वाला क्या था, अगले महीने की 10 तारीख, यहाँ पे था पेमेंट, और फोर्थ वाले में है रिटर्न। शेल फर्निश अ स्टेटमेंट GSTR 8 contain the details of outward supply of goods or services both effected through it, including the supply of goods or services both returned through and the amount collected under subsection 1 during the month in such form and manner as may prescribed within 10 days after the end of such month। आप तो GSTR 8 लिख दो, समझ में आ गया कि GSTR 8 की लास्ट डेट क्या होती है, नेक्स्ट मंथ का 10th, ठीक है। क्या क्या देना है सर, सब कुछ ही देना है, वैसे तो रिटर्न है ना, तो कितना माल सप्लाई हुआ, कितना माल वापस आया, आपने कितना माल कलेक्ट किया, उसको कितना पैसा दिया आपने, और उस पैसों पे जो TCS कलेक्ट किया, सारा डिटेल आपको देनी है। अब प्रोवाइडेड, अब ये लल्लू सा प्रोवाइडेड है, क्या कह रहे हैं कि जो कमिश्नर भाई साहब है ना, वो चाहे तो क्या कर देंगे, वो 10 तारीख को एक्सटेंड कर देंगे, और कमिश्नर कौन सा, SGST वाला, उसने एक्सटेंड किया तो डीम्ड एक्सटेंड माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो पहला प्रोवाइडेड डेट कौन सा है सर, कमिश्नर टू फॉर अ रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग एक्सटेंड द टाइम लिमिट फॉर फर्निशिंग द स्टेटमेंट ऑफ सच क्लास और रजिस्टर्ड पर्सन एज मे बी स्पेसिफाइड देयर। फिर वो कह रहा है कि ये लो भाई साहब, ये जो टाइम लिमिट है किसने करा है, कमिश्नर स्टेट टैक्स ने करा, तो डीम टू बी नोटिफाइड बाय द कमिश्नर ऑफ CGST। तो ऊपर लिखो आप एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट बाय कमिश्नर, यहाँ पे प्रोवाइडेड डेट में एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट बाय कमिश्नर। फिर लिखो इधर वाले में SGST डीम्ड CGST, ठीक। तो पहला कौन सा था सर, चार्जिंग सेक्शन, दूसरा कौन सा था सर, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, तीसरा कौन सा था सर, पेमेंट 10 दिन तक, चौथा कौन सा था सर, रिटर्न। रिटर्न में उन्होंने कहा कमिश्नर क्या करेगा, एक्सटेंड करेगा, और SGST ने कर दिया तो CGST ने भी कर दिया, ठीक है। अब पांचवा कौन सा है, तो चौथा था मंथली रिटर्न, पांचवा है एनुअल रिटर्न, ठीक है। मंथली रिटर्न के लिए टाइम अगले महीने की 10 तारीख, एनुअल रिटर्न के लिए सर अगले साल की 31 दिसंबर, क्लियर, ओके। Every operator who collects the amount specified in subsection 1 shall furnish an annual return electronic containing the details of outward supplies of goods or services of both effective through it, including the supplies of goods or services of both returned through it, and the amount collected under said subsection during the financial year in such manner as may be prescribed। तो यहाँ लिखेंगे आप लोग GSTR 9B, और यहाँ लिखोगे 31 दिसंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, और 3 चीजें इनको ऊपर वाले मंथली में भी और यहाँ भी 3 चीजें इनको बतानी है, येलो तो दिखेगा नहीं। सबसे नंबर पहला आउटवर्ड सप्लाईज, दूसरा रिटर्न, तीसरा अमाउंट कलेक्टेड इन सच मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। इसमें भी वही प्रोवाइडेड डेट और प्रोवाइडेड फर्दर। प्रोवाइडेड डेट क्या, कमिश्नर टू बी रिकॉर्ड रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग एक्सटेंड कर सकता है, SGST ने कर दिया तो CGST ने भी कर दिया, इसके भी वही दोनों है। सब लिख लिया, हटा दो। प्रोवाइडेड डेट, प्रोवाइडेड फर्दर, डिक्टो, तो लिख दो सेम एज सबसेक्शन 4, सेम एज सबसेक्शन 4 या सेम एज अबव।
6 में लिखो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। कब तक क्या टाइम है आपके पास? पहला 30 नवंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर और सेकंड एक्चुअल डेट ऑफ एनुअल रिटर्न whichever is earlier. Very good. If an operator after furnishing the statement under subsection 4 discovers any, अच्छा अंडर सबसेक्शन 4, सबसेक्शन 4 मतलब कौन सा वाला रिटर्न में गलती मिल गई इसको? मंथली वाले में, ठीक है, जीएसटीआर 8 में। discovers any omission or incorrect particulars therein other than a result of scrutiny, audit, inspection or enforcement activity by the tax authority, he shall rectify such omission or incorrect particulars in the statement to be furnished for the month during which such omission or incorrect particulars are noticed, subject to the payment of interest as specified in subsection 1 of section 50. डिट्टो लाइन हर रिटर्न के लिए, सबके लिए अपन ने रिटर्न्स वाले नोट में सेम यही लाइन चिपका रखी है कि बस कौन सा नहीं होना चाहिए सर, ये ना स्क्रूटिनी, ऑडिट, इंस्पेक्शन, इन्फॉर्मेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। देन प्रोवाइडेड दैट नो सच रेक्टिफिकेशन, कब तक नहीं होगा सर? ये नहीं ना लास्ट डेट, ये ऊपर ही लिख दी 30th डे ऑफ नवंबर और एक्चुअल डेट ऑफ एनुअल स्टेटमेंट विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। और 7 वाले में क्या बोलेगा वो कि इससे टीसीएस जमा करा दिया तो इसको जो सप्लायर है वो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में क्या कर देगा? क्लेम, ठीक है। तो यहाँ लिखो टीसीएस टू बी क्लेम्ड बाय सप्लायर इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, टीसीएस टू बी क्लेम्ड बाय सप्लायर इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, ठीक। The supplier who has supplied the goods or services of both through the operator shall claim credit in his electronic cash ledger of the amount collected and reflected in the statement of the operator furnished under subsection 4 in such manner as may be prescribed, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, कहाँ तक आगे? 7 तक, एक भी नहीं छूटा शायद। पहला वाला चार्जिंग सेक्शन, दूसरा वाला नो एडजस्टमेंट इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, तीसरा वाला 10 दिन के अंदर पेमेंट, चौथा वाला मंथली रिटर्न जीएसटीआर 8, पांचवा वाला एनुअल रिटर्न जीएसटीआर 9B, छठा वाला रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, सातवां वाला टीसीएस टू बी क्लेम्ड बाय सप्लायर इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। और रह गया 8, 9, 10, 11 तेल लेने गए, डायरेक्ट 12। Any authority not below the rank of deputy commissioner, ये नोटिस वाला कि भैया हमने आपसे डिटेल मांगी तो लाके देनी पड़ेगी, मना नहीं कर सकते। may serve a notice either before or during the course of any proceeding under this act requiring the operator to furnish such details relating to, भाई इन्होंने क्या सप्लाई किया, आपने इनको कितना पैसा दिया, प्लस इनका कौन कौन सा माल आपके पास पड़ा रहा कितने टाइम तक सप्लाई करने के लिए। आपको पता ही ये होता है कि अब इन फ्लिपकार्ट और अमेज़ोन वालों ने बड़े बड़े गोडाउन बना लिए हैं और उनको बोल दिया है सप्लायर्स को कि आपका जो फास्ट मूविंग प्रोडक्ट है ना वो आप हमारे गोडाउन में ही रख दो, ताकि क्या होता है हम आपको ऑर्डर देते हैं, आप ऑर्डर पे टाइमली डिलीवर नहीं कर पाते क्योंकि ऑर्डर आपको एड्रेस के साथ शिप करना पड़ता है और हमारा भी एक पर्सन अलग अलग जगह जाके वो इकट्ठा करता है। इससे अच्छा जो आपका प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बिकता है ना उसको तो आप हमारी फैसिलिटी में ही ला के रखवा दो, ऑर्डर आएगा हम यहीं से क्या कर देंगे, फर्निश कर देंगे, आपको डिटेल दे देंगे कि इतने यूनिट्स में से इतने यूनिट्स बिक गए, इतने यूनिट्स हमारे पास बचे हुए हैं, ठीक है। तो ये नोटिस देगा भाई। Any authority not below the rank of deputy commissioner may serve a notice either before or during the course of any proceeding under this act requiring operator to furnish the details relating to, पहला supplies of goods or service effected through such operator, कि कितना माल उन्होंने क्या करा, सप्लाई किया। सेकंड, स्टॉक ऑफ गुड्स हेल्ड बाय द सप्लायर making supplies through such operator in the godown
or warehouses by whatever name called, managed by the operator and declared as additional places of business by such. ये important, ये है ना रजिस्ट्रेशन का एस्पेक्ट है कि ओके अब देखो ये एक रजिस्ट्रेशन का एस्पेक्ट है। आपने मैकेनिज्म को समझ लिया कि सप्लायर के गुड्स ये फ्लिपकार्ट अमेजोन वाले अपने ही गोडाउन में रख लेते हैं, तो यार जब भी ये डिप्टी कमिश्नर बोलेगा ना तो सारी डिटेल्स देनी पड़ेगी कि कौन से महीने में एक्स सप्लायर ने कितना कितना माल आपके थ्रू सेल किया और उसको कितना माल आपके गोडाउन में पड़ा हुआ है। अगर आपके गोडाउन में पड़ा हुआ है तो उस एक्स सप्लायर को वो आपका गोडाउन उसके एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस में रजिस्टर कराना पड़ेगा। समझे कि नहीं? मीन्स हम जब रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो उस केस में मेरा जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है वो मेरे जितने भी गोडाउन है वो मेरे क्या बन जाते हैं, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। अब मैं एज अ सेलर फ्लिपकार्ट के पास रजिस्टर्ड हूँ तो मैंने मेरे कुछ आइटम्स उनकी फैसिलिटी में भी रखवा रखे हैं, तो उनका जो गोडाउन है वो भी मेरे लिए क्या बन जाएगा, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। वो मुझे मेरे रजिस्ट्रेशन में एड ऑन करवाना पड़ेगा। ठीक है, अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स में तो हमने ये पढ़ा कि मेरे जितने भी गोडाउन्स हैं वहां पे जो गुड्स पड़ा हुआ है या जो आ रहा है जा रहा है उसके अकाउंट्स मुझे मेंटेन करने पड़ेंगे। हाँ ये समझा। ये कह रहा है इको वाले को कि अब मान लो कि मैं हूँ फ्लिपकार्ट और मेरे गोडाउन में अपूर्व का गुड्स पड़ा हुआ है, तो पहली ऑब्लिगेशन अपूर्व के ऊपर है कि तू मेरे गोडाउन को भी अपना एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस रजिस्टर कर। और फिर मेरे पास जितने भी आपके गुड्स पड़े हुए थे, जब भी डिप्टी कमिश्नर बोलेगा मुझे उनको डिटेल्स देनी पड़ेगी। ठीक है, लो ना, तो क्या दिक्कत है? हाँ 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 हाँ, और तीनों का हिसाब एक ही होना चाहिए, है ना? Every operator to whom a notice has been served with under subsection 12 shall furnish the required information within 15 days. तो यहाँ लिखो details in 15 days. Sorry, reply to notice within 15 days. Within 15 working days of the date of service of such notice. हाँ, वैसे कॉमन सेंस तो यही कहता है कि 12 तारीख को अगर नोटिस आया है तो 12 को एक्सक्लूड करके 13 से पहला दिन काउंट होगा, और 15 वर्किंग डेज लिखा हुआ है तो जस्ट 12 + 15 27 नहीं कर देंगे, संडे सैटरडे हटा देंगे। सैटरडे संडे विभाग की छुट्टी रहती है। ठीक है, अच्छा अब इसमें ये क्या कह रहा है अगला कि 15 दिन में जवाब देना था, नहीं दिया तो 25,000 रुपये का जुर्माना भी है। Any person who fails to furnish the information required by the notice served under subsection 12 shall, without prejudice to any action, may be taken under subsection 122(8) be liable to a penalty. पेनल्टी के साइड में लिख दो ₹25,000, है क्या? Which may extend to ₹25,000। ठीक है, लिख दो पेनल्टी अप टू ₹। फालतू में नंबर बढ़ा रखे हैं इन्होंने। ये दोनों चीज प्रोवाइडेड डेट प्रोवाइडर फर्दर में भी लिख सकते थे। सेक्शन 12 था नोटिस का इनका कि भैया डिप्टी कमिश्नर 2 चीज़ों के लिए डिमांड मांगेगा, आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। प्रोवाइडेड डेट 15 दिन में कर देना, प्रोवाइडेड फर्दर नहीं करेंगे तो 25,000 की पेनल्टी ले लेंगे। 13 और 14 आ जाए तो 12, 13, 14 अपन किस तरह कहेंगे, कॉम्बो में। 12 डिमांड आएगी सर, नोटिस आएगा 15 दिन, 13 15 दिन में रिप्लाई करना है, 14 नहीं करा तो 25,000 रुपये की पेनल्टी लगेगी। ठीक है, एक्सप्रेशन फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन द एक्सप्रेशन कंसर्न सप्लायर शैल मीन सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज बोथ मेकिंग सप्लाईज थ्रू द ऑपरेटर। ठीक है, मतलब कौन, जो मेन सप्लायर है वो कर रहा है। ठीक है, कहानी समाप्त हुई हमारी। इसमें ना एक एनालिसिस में देखो, मैंने एक बात पढ़ी थी किसी बुक में, शायद एनालिसिस में है कि नहीं है, नोटिस ऑपरेटर सिटी नहीं है। मैंने एक बुक में पढ़ा कि
अगर मान लो इको का भी पूरा इकोसिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर का पूरा इकोसिस्टम है, मतलब सेलर से बायर तक कोई एक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर इन्वॉल्व नहीं है, मल्टीपल इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर एप्लीकेबल। मतलब यूँ समझो कि अब फ्लिपकार्ट वालों ने अलीबाबा वालों के साथ टाई अप कर रखा है, ठीक है, ताकि चाइना से डायरेक्टली माल कहाँ आ सके, यहाँ आ सके, ठीक है। तो अब पहले तो हो गया सेलर जो चाइना का जिंगजेंगपो कोई भी होगा, फिर होगा अलीबाबा, अलीबाबा के बाद होगा फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट के बाद होंगे हमारे चुन्नू मुन्नू। तो फिर टीसीएस की लायबिलिटी किसके ऊपर आएगी, अलीबाबा के ऊपर कि फ्लिपकार्ट के ऊपर? जो सेलर से जुड़ा हुआ है, किसके ऊपर आएगी? जो सेलर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब अगर मान लो सेलर खुद इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है, फ्लिपकार्ट ने खुद ही माल खरीद लिया और अब फ्लिपकार्ट खुद अमेजॉन प्राइम के थ्रू आगे बेच रहा है, तो अब है बायर अमेजॉन प्राइम और फ्लिपकार्ट जो ऑपरेटर भी है और सप्लायर भी है। तो फिर किसके ऊपर टीसीएस की लायबिलिटी आएगी? अमेजॉन प्राइम, क्योंकि अब इसको सप्लायर माना जाएगा और डायरेक्टली कनेक्टेड कौन है? ये मींस किसके ऊपर टीसीएस की लायबिलिटी है? जो सेलर को अमाउंट रिलीज करेगा उसके ऊपर, ठीक है। बाकी सारी चीजें मैंने पढ़ा दी थी क्या आप लोगों को? ये टीसीएस पूरा पढ़ लिया था आपने? फुल पढ़ लिया? इंडक्शन मोटर कंप्लीट। चलो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टाटा, सी यू।